देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है आपका जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। इसे पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो देखिए, अज्ञापक व्यादेश दिया जाता है एक यथास्थिति को बचाए रखने के लिए। बी है किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए। सी किसी विशेष कार्य को न करने के लिए। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आंसर बना इसका, देखिए आपका जो है वो बनेगा इसका बी आंसर, किसी विशेष कार्य को करने के लिए, यानी आंसर बनेगा हमारा बी। अब देखिए जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की जो धारा है 139, सॉरी 39 होंगी है, केवल 39 के अनुसार, जबकि किसी भी बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय समर्थ है, यानी पालन विवश करना आवश्यक हो, या फिर तब न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने के और अपेक्षित कार्य का पालन विवश करने के लिए तय विवेक में व्यवदेश अनुदत्त कर सकेगा। तो देखिए, आंसर बना इसका हमारा बी। नेक्स्ट, निषेधात्मक व्यावदेश द्वारा किसी कार्य को करने से रोका जाता है, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है। सी में है यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। डी उपरोक्त सभी। देखिए, आंसर बना किसी कार्य को करने से रोका जाता है, ये निषेधात्मक व्यय आदेश है। अब देखिए जो है निषेधात्मक व्यय आदेश एक ऐसा व्यय आदेश है जो प्रतिवादी को ऐसे कार्य करने से रोकता है जिसमें या जिससे वादी के किन्हीं वैध या सामयिक अधिकारों का अतिलंघन होता हो। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, व्यय आदेश के स्थान पर उसके अतिरिक्त नुकसानी का दावा, इसमें देखिए आपका जो है ए किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, सी ए बी दोनों, डी अप्रोक्स में कहनी है। देखिए, व्यय आदेश के स्थान पर अतिरिक्त नुकसानी का दावा किया जा सकता है, तो आंसर बना हमारा ए। अब इस बात को देखिए, अब देखिए अगर हम जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की जो धारा 40 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, देखिए अज्ञापक आदेश के बाद में वादी ऐसे व्यय आदेश के अतिरिक्त या स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकेगा और न्यायालय यदि ठीक समझे तो ऐसी नुकसानी दिला सकता है या दिला सकेगा। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत बताना है आपको। देखिए, इसमें देखिए ए, व्यय आदेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित ना हो। देखिए, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा परिवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है, बिल्कुल सही है। संविधा का विनिर्दिष्ट पालन ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कराया जा सकता है जो उसके भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार ना हो। डी, किसी भी संविधा का विनिर्दिष्ट पालन करने के बाद में खारिज ऐसी संविधा के भंग के लिए प्रतिकार का वाद लाने के लिए वादी के अधिकार का वर्जन कर देगी। देखिए, इसमें आंसर बना हमारा ए। अब देखिए, इसमें जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 42 जे के अनुसार व्यय आदेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित ना हो। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, अस्थायी व्यय आदेश विनियमित होता है।
अस्थायी व्यादेश विनियमित होता है ए सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बनेगा इसका ए सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए अगर हम बात करते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की जो धारा है 37 सब कॉलम 1 के अनुसार अस्थायी व्यादेश या फिर टेम्परेरी इंजेक्शन ऐसा होता है या ऐसे होते हैं जिनके या जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है तथा वाद में यानी वे वाद में किसी भी प्रकरण में अनुदत किए जा सकेंगे और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होंगे। तो आंसर बना हमारा ए आंसर है। नेक्स्ट, अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है। अस्थायी मतलब जो है व्यादेश जारी किया जाता है ए वाद के विचाराधीन काल में, वाद के किसी भी प्रकरण में, वाद के गुण दोष के आधार पर सुनवाई के पश्चात अंतिम निस्तारण पर। देखिए आंसर बन गया इसका सी, यानी कि अस्थायी व्यादेश या इंजेक्शन जारी किया जाता है वाद के गुण दोष के आधार पर सुनवाई के पश्चात अंतिम निस्तारण पर किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके, देखिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 37 सब कॉलम 2 के अनुसार शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई पर और उसके गुणगान या गुण गुणागान के आधार पर, गुण दोष के आधार पर कह सकते हैं हम जो है, आधार पर की गई डिक्री द्वारा अनुदत किया जा सकता है यदि प्रतिवादी किसी भी अधिकार का ऐसा प्रख्यान या कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकार के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल के लिए भी वैदिष्ट कर दिया जाता है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट देखिए आपका शाश्वत व्यादेश जारी किया जाता है। शाश्वत व्यादेश जारी किया जाता है ए न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा, बी वाद के अंतिम निर्णय पर डिक्री द्वारा, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी वाद के अंतिम निर्णय पर डिक्री द्वारा। आंसर बना बी। अब देखिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत शाश्वत व्यादेश वाद के अंतिम निर्णय पर अज्ञापित द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी डिक्री द्वारा जारी किया जा सकता है। देखिए आंसर बना इसका हमारा बी। नेक्स्ट, देखिए आप जो है सैद्धांतिक है और कै संयुक्त परिवार की संपत्ति में पृथक कब्जे में है, वह घ को विक्रय करके कब्जा दे देता है। ख और ग इस आशय की घोषणा के लिए वाद लाते हैं कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, तब न्यायालय ए घोषणा करेगा कि संपत्ति संयुक्त परिवार की ही संपत्ति है, बी वादी को यह निर्देश देगा कि वह घोषणा की डिक्री के पूर्व कै के पक्षकार बनाए रखें, सी वादी गण को कब्जे में या कब्जे की परिणामिक सहायता मांगने को कह सकेगा, डी घ को कब्जा छोड़ने का आदेश दे सकेगा। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका घोषणा जारी करेगा संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। आंसर बना ए। नेक्स्ट, धारा 34 के अंतर्गत हैसियत या अधिकार की घोषणा का प्रभाव। अब देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा, देखिए हमारे ए वादी पर बाध्यकारी है, बी प्रतिवादी पर बाध्यकारी है, सी वादी प्रतिवादी और उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति पर बाध्यकारी है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा ये सी वादी प्रतिवादी और उसके व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति पर बाध्यकारी है। तो आंसर बना हमारा सी। देखिए इसमें अगर हम बात करते, देखिए आप जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 35
और के अनुसार धारा 34 के अधीन की गई घोषणा केवल वाद के पक्षकार और उनसे उत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है, और जहां के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यासी हो वहां उन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है जिसके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते हैं यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, जहां घोषणात्मक वाद के पक्षकार में से कोई पक्षकार न्यासी है वहां घोषणात्मक डिक्री आबद्ध है। देखिए इसका आंसर बनेगा न्यासी। बी में है वो व्यक्ति जिनके लिए ऐसा पक्षकार न्यासी होते हुए यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता है। सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका बी। ये हो गया हमारा बी आंसर। देखिए अब देखिए इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जिसमें इससे पहले डिस्कस कर चुका इसको, ये है यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 35 के अनुसार धारा 34 के अधीन की गई घोषणा का प्रभाव पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहां उन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते हैं। देखिए इसका आंसर बना हमारा, देखिए ये बन गया बी। नेक्स्ट, किसी संविधा का विखंडन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि देखिए वादी द्वारा शून्य करनी या पर्यवश्य है। संविधा ऐसे हेतुकों को विधि विरुद्ध है जो कि उसके देखने से ही प्रकट नहीं है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है। सी, प्रतिवादी को आर्थिक हानि होने वाली है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका सी। आंसर बना सी, प्रतिवादी को आर्थिक होने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए मैंने इसको देखिए आप जो है निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित की परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं दे सकेगा। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए, जहां लिखित कपट द्वारा उसका वास्तविक आशय अभिव्यक्त न करें, जहां लिखित परस्पर भूल द्वारा या उसका वास्तविक आशय अभिव्यक्त न करें, जहां किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद हो, जहां लिखित या परिशुद्धि पर व्यक्तियों द्वारा सद्भाव पूर्वक एवं मूल्य अर्थ अर्जित कर अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। देखिए आंसर बना इसका है सी, जहां वह किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद है। आंसर बनेगा सी। देखिए इसका देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, न्यायालय कब लिखित को रद्द कर सकता है। देखिए न्यायालय कब लिखित को रद्द कर सकता है। ए, जब वह शून्य हो। बी, जब वह शून्य करनी हो। सी, जब वह शून्य या शून्य करनी हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर बनेगा जब वह शून्य शून्य करनी हो। आंसर बना है सी। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 सब ए के अनुसार कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्य करनी हो और जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित या यदि विद्यमान छोड़ दी गई है तो वह उसे गंभीर अक्षति कर सकती है, उसको शून्य या शून्य करनी न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा और न्यायालय सविवेक से उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, विलेख का परिशोधन का अर्थ है। विलेख के परिशोधन का क्या अर्थ है। अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा विलेख में सुधार करना, विलेख में नवीनीकरण करना, विलेख में मनसूख करना, विलेख उपयोग सभी। आंसर बनेगा ए, विलेख में सुधार करना। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 26 में जो है विलेख के परिशोधन के बारे में संव्यवहार करती है। परिशोधन का शाब्दिक अर्थ होता है सुधार करना या शुद्ध करना, तो आंसर बना ए। नेक्स्ट, विलेखों का परिशोधन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि उसका निष्पादन कपट या पारस्परिक भूल से किया गया है। बी, किसी भी एक पक्षकार ने भूलवश निष्पादन कर दिया है। सी, परिशोधन के बिना
अन्याय होने की संभावना है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, किसी एक पक्ष ने भूलवश निष्पादित कर दिया है, तो आंसर बना हमारा बी। अब देखिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत विलेख के परिशोधन के लिए आवश्यक है, एक कपट या पारस्परिक भूल होनी चाहिए, बी विलेख का आशय स्पष्ट ना हो, सी नंबर 3 परिशोधन के अभाव में अन्याय होने की संभावना। देखिए इसका आंसर बना बी। इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।